हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने वाले। उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होगी जो थियोरेटिकल होगी और कहीं कहीं हम प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखते जाएंगे। और लास्ट में फिर हम वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम एसक्यूएल को पढ़ेंगे, एसक्यूएल को समझेंगे, उसकी क्वेरी देखेंगे, अलग अलग तरह की जो क्वेरी होती है वो सारा हम देखेंगे, कैसे डेटा को रिट्रीव करते हैं, कौन कौन से और सारे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो हम पढ़ेंगे वो कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है डीबीएमएस के वो सब क्लियर करेंगे, ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना आए। कुछ भी चीज़ें, कोई भी एक नया टर्म यूज हो जाए जो आपको समझना है, फिर उसमें दिक्कत आएगी। इससे अच्छा हम पहले कुछ कुछ चीज़ें ऐसे जो टर्म यूज होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, उस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं, पहले वो क्लियर हो जाए, फिर हम चीज़ें आगे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो डीबीएमएस का फुल फॉर्म ही खुद एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है कि अगर हम डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म पे ही अगर डिस्कस करना चालू कर दे, तो इसी में आप देखोगे हमारे पास ये डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, आप देखो यहाँ पे भी देखोगे तो आप अलग अलग चीजें हैं, हमारे पास डेटाबेस है और उस चीज को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम प्रोवाइड होती है उसके लिए इसको टर्म दिया गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम एक एक करके चीजें समझते हैं कि ये होगा क्या। अगर हम जनरली इस चीज को समझने का ट्राई करें तो ये एक डेटाबेस का मैनेजमेंट का कोई सिस्टम होगा जहाँ पे हम डेटा को मैनेज कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसको ऐड करना हो या अलग अलग ऑपरेशन होते हैं डेटा से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं, है ना। ये एक प्रोवाइड हमें कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे अजम्पशन लगाए तो ऐसी कुछ चीजें होगी, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज है, हम पर उसको थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। सबसे पहले चीज हम ये जो वर्ड्स है ना इसको इसको एक करके लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेटाबेस, ठीक है। ये डेटाबेस क्या है, उसके अंदर डेटा क्या है। अब ये डेटा के अंदर देखो आप, डेटाबेस के अंदर एक डेटा है, तो पहले सबसे पहले हम इसी चीज को समझ लेते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा, अगर इसको हम टर्म ऐसे एक टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये फैक्ट्स होते हैं, है ना। फैक्ट्स कहने का मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो मतलब ओरिजिनली में है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं कि एक किसी का नेम है जिसका नाम लेट सपोज ये, ठीक है, एक नेम है, वैसे ही एड्रेस होगा लेट सपोज दिल्ली। ये भी एक, ये सब सारे के एक डेटा है, रो डेटा है, जो जो हमारे पास एक कोई रो डेटा होते हैं, रो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे रो डेटा हमारे पास बड़े हुए हैं और ये सारे फैक्ट है। अब समझो फैक्ट है कहने का मतलब किसी का नेम तो होगा ही, कि कोई एक एड्रेस तो है ही दिल्ली, ऐसा नहीं कि कुछ भी एड्रेस हमने डाल दिया, ये एड्रेस है, एग्जिस्ट करती है, तो वो हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डेटा दिए हुए, ये कुछ डेटा दिए हुए, तो हम इसको एक तरह समझ लो ये हमारे पास जो है वो है रो मटेरियल्स, ठीक है, रो मटेरियल्स। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है, अब आप समझो कि डेटा, फिर हम डेटा को क्यों पढ़ेंगे, हम हमारे पास तो अरेंजमेंट ही नहीं है इस चीज का। हम कैसे समझेंगे कि कोडेक्स को कहाँ यूज करना है, ये दिल्ली जो एड्रेस है उसको कहाँ यूज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम ना जब हम प्री प्रोसेस करते हैं, थोड़ा प्रोसेस होने से पहले का जो वो जो फेज है, उस फेज में जो ये बनता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब इस डेटा को अगर हम प्री प्रोसेस कर दे थोड़ा सा, तो ये जो बन के आती है हमारे पास जो है वो एक समझ लो मीनिंगफुल डेटा हो जाती है फिर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल डेटा। ये मीनिंगफुल डेटा क्या होता है, फिर ये हमारे पास प्री प्रोसेस्ड होते हैं। प्री प्रोसेस के वजह से क्या होता है, प्री प्रोसेस्ड डेटा। ये प्री प्रोसेस डेटा की वजह से क्या होता है कि हम ये जो अब कुछ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगता है। लेट सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक कोडेक्स नेम का पर्सन है, ठीक है, उसका एड्रेस दिल्ली है, ठीक है, और उसी के साथ हम कोई और इन्फॉर्मेशन भी होगी, लेट सपोज कि उसके उसका एज 20 लेट से 7 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन के आएगी कि हम रो डेटा का जो है जितने भी हमारे पास रो डेटा थे उसको हमने कलेक्ट करके उसको हमने थोड़ा सा प्रोसेस करके बता दिया कि एक कोडेक्स है, कोई पर्सन है, उसका जो एड्रेस है वो दिल्ली है और उसका एज जो है 27 है। तो हमने डेटा जो जो भी हमारे पास रो डेटा पड़े हुए थे उसको कंबाइन करके हमने एक इन्फॉर्मेशन तैयार किया, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता है। फिर अगर हम इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और आगे लेकर जाए, फिर हमारे पास आता है कि हम डेटाबेस पे आते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन को कहीं स्टोर करेंगे, वो होता है हमारा डेटाबेस, ठीक है। हम डेटाबेस में डायरेक्ट डेटा नहीं स्टोर करते, हम इस मीनिंगफुल टर्म में करते कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसका एड्रेस ये, इसका नेम ये, इसका रोल नंबर ये, इसका मार्क्स इतना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऐसे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब डीबीएमएस के को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम कलेक्शन। किसका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर लॉजिकली बोलेंगे ना, लॉजिकली रिलेटेड डेटा होगा। लॉजिकली रिलेटेड है ना, कोडेक्स है, इसका एड्रेस है, इसी का एड्रेस है ना, तो लॉजिकली ये लोग रिलेट है एक दूसरे से, जो डेटा है हमारे पास वो रिलेटेड डेटा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है। ये समझ आ गया, ये रिलेशन में है, रिलेट करती है एक दूसरे से एक तरह से। और हम इसकी डेफिनेशन होती है, और हम कह सकते हैं इसको, लेट्स और लिखते हैं, और हमारे पास डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा बोल सकते हैं, कलेक्शन
ऑफ सिमिलर डेटा। ये भी हमारा एक डेफिनेशन बन के आता है कि हमारे पास कलेक्शन है सिमिलर डेटा का, ठीक है। एक यहाँ पे एक पर्सन नहीं होगा, हो सकता है और भी पर्सन है जिसका जिसका कुछ नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका फिर एज होगा, ऐसे करके हमारे पास और भी डेटा है। तो ये हमारा डेटाबेस होता है जहाँ पे हम ये सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, वो हमारा होता है, या फिर उसकी जो कलेक्शन होती है हम इसको डेटाबेस बोलते हैं। अब इसी के बाद आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। अब ये डीबीएमएस क्या होता है? सेम चीज। अब इसको समझो ना कि हमारे पास कुछ प्रोग्राम होगा, इसको मैनेज करने के लिए हम ऐसे तो मैनेज करेगा नहीं। तब समझ लो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसमें कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। अब ये प्रोग्राम मुझे पता है ये तो सॉफ्टवेयर ही होती है ना, यूज्ड टू एक्सेस, मतलब हमारे पास जो डेटा पड़ी हुई है हमारे डेटाबेस के अंदर जो पड़ी हुई उसको एक्सेस करना हो, ठीक है, यूज फॉर एक्सेस एंड अपडेट। ये सारे जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए ये एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, नॉट लैंग्वेज, सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम ये सारे ऑपरेशंस के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा हम और एक्सपेंड करते हैं तो हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। अब ये आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस होता है, अब एक टर्म यहाँ पे यूज होगी रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अब ये रिलेशनल डेटाबेस का रिलेशनल मतलब एक दूसरे से रिलेट, लेट सपोज कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का एड्रेस और वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसमें स्टोर है, नेम, एड्रेस एंड एज, ठीक है। अब मैं बोल रहा इस पर्टिकुलर पर्सन का एक लाइब्रेरी में एंट्री है, कहीं पे एक लाइब्रेरी में इसने बुक इशू किया है, इस आईडी से, वन आईडी है, मान लो इस पर्सन का आईडी 1 है, इसने एक बुक इशू किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों टेबल रिलेट कर रहे होंगे, तभी हम निकाल पा रहे कि हाँ भाई इसका एक रोल नंबर 1 था जिसने एक बुक इशू कर ली है पहले से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है इस चीजों को जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये सारे आरडीबीएमएस का पार्ट बन जाता है, जहाँ पे हम डेटा को एज ए टेबल के रिलेशन में हम फॉर्म करके उसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे हम टेबल यूज करते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है रो एंड कॉलम, ठीक है। अब ये रो कॉलम, अब देखो दो फिर अलग चीजें हैं। अब इस रो को हम समझे, रो में पता है क्या होता है, रो होता है हमारे पास टपल्स, इसको हम दूसरा नाम एक नेम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं टपल, और एक रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इसको दो चीजें हम बोल सकते हैं, रिकॉर्ड एंड टपल। सेम कॉलम के लिए हम इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट, और हम फील्ड भी बोलते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऐसे कुछ फील्ड्स है, ठीक है। अब इसको अब समझो, यहाँ पे फील्ड कहने का मतलब कि हमारे पास एक ये पूरी की पूरी टेबल समझ लो, ये मेरे पास टेबल है, सपोज ये हमारे पास टेबल है, इसके अंदर ये हमारा यहाँ पे क्या था, नेम, ठीक है, फिर एड्रेस, फिर एज, ठीक है, ये हमारे पास ये डेटा है। तो इसके अंदर आप समझो यहाँ पे जो भी डेटा दिए हुए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फिर ऐसे ही एड्रेस भी तीनों के होंगे, एज भी तीनों का होगा। तो ये जो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर रो है, इस पर्टिकुलर रो को हम बोलते हैं टपल, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं टपल। साथ ही इसको रिकॉर्ड भी बोलते हैं, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है ना, हम एक सिंगल रिकॉर्ड की बात करें, सिंगल रिकॉर्ड इन द सेंस कि सिंगल पर्सन का रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट होते हैं कॉलम्स, जो हमारे पास एक नेम है, एड्रेस है, एज है, इस तरह से ये जो पूरी है इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नंबर 1, एट्रीब्यूट नंबर 2, एट्रीब्यूट नंबर 3, और इसको हम फील्ड भी बोलते हैं, फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 2, फील्ड नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास, अब समझो, अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स है जो यूज होते हैं डेटाबेस के अंदर, उसमें क्या है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का डेटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट का डेटा होगा। इसमें हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे रोल नंबर है, फिर हमने यहाँ पे नेम स्टोर करा हुआ है, फिर हमने यहाँ पे ब्रांच स्टोर करा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास रोल नंबर होगा, लेट सपोज 1, 2 एंड 3, तीन इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इसमें हमारा ए, बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते सी एस, आई टी एंड देन सी एस, लेट सपोज ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिए हुए, ठीक है। अब इसमें टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, आपने ये सुना होगा कार्डिनलिटी करके, अगर आप थोड़े से भी पहले से पढ़ चुके हो डीबीएमएस तो आपने कार्डिनलिटी जरूर सुना होगा, कार्डिनलिटी। इसमें क्या होता है, कार्डिनलिटी मतलब जो नंबर ऑफ हमारे पास रोज होते हैं ना, कि हमारे पास 1, 2, 3, तो ये जब हम नंबर ऑफ रोज निकालते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, ठीक है, समझ आया, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज है। लेट सपोज मैंने पूछ दिया कि इस स्टूडेंट टेबल की कार्डिनलिटी कितनी, तो आपको सीधा बोलना 3, क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग रोज हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम जिस तरह से ये क्या बोलते हैं, हमारे पास टपल का हमने कुछ एक नॉमेनक्लेचर दे दिया यहाँ पे कार्डिनलिटी, ऐसे हमारे पास ये कॉलम जो है उसके लिए भी कुछ होगा,
इसके लिए होती है हमारे पास एरिटी। एरिटी क्या होता है? एरिटी होता है हमारे पास सेम चीज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन टेबल। यहाँ पे अब आपको पूछा जाए कि इस स्टूडेंट की एरिटी कितनी, तो इसकी भी एरिटी हो जाएगी 3, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम भी है और 3 रोज भी है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स है जो यूज होते हैं, आपको बहुत जगह पे ऐसे देखने को मिलेगा एरिटी क्या है, तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वही चीजें होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो कॉलम होते हैं वो एरिटी होती है, नंबर ऑफ जो रोज होते हैं वो हमारा कार्डिनलिटी होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास रिलेशनल क्या होता है, टेबल क्या होता है, हमने देख लिया, इस चीज को समझ लिया। अब हमारे पास एक टर्म होती है, यूज होती है स्कीमा, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं स्कीमा होता है, उसको हम रिलेशनल स्कीमा भी बोलते हैं। रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? स्कीमा का सीधा सीधा मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि किसी भी टेबल का कोई स्ट्रक्चर होगा, है ना। अगर आप बताओ कि अच्छा आप अपने टेबल बताओ, तो आप पूरा का पूरा टेबल है, ये तो ऐसे नहीं बताना चालू करो कि हाँ उसके अंदर एक रोल नंबर करके एक फील्ड है, ऐसे नेम है, ब्रांच है, उसके अंदर पहले डेटा 1 है, ए एंड सी एस, ऐसे नहीं देते। हम क्या बोलते हैं, हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट है? रोल, नेम एंड ब्रांच, ठीक है। ये हमारे पास 3 है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बताते। हम टेबल की स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बताते हैं। ज्यादा हमें पूछा जाए तो हम बताएंगे हाँ रोल नंबर जो हमारा इंटीजर टाइप है ये हमारा स्ट्रिंग है, और ये भी हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एक टर्मिनोलॉजी है बताने के लिए, तो हम इसको जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा, ठीक है। समझ आ गया? इसको हम सीधा सीधा अगर आप समझो टेबल, इसको बोलते हैं टेबल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा है, इसके अंदर कुछ हमने और चीजें बताई नहीं। एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब कि इसकी कोई अलग से डिक्लेरेशन डेफिनेशन नहीं है, हमने बस ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि हमने इस तरह से बनाया, तो हम एक इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बता रहे हैं कि हाँ ऐसे, ठीक है। या फिर बोलो हेडिंग, जिसमें हम दिखाते हैं हेडिंग ऑफ अ टेबल, कि हमारे हेडर ही होते हैं ना ये सारे, तो रोल, नेम, ब्रांच, ये सारे हमारे पास हेडर होते हैं। तो हमने हेडर में क्या है, हमारे टेबल का नेम और साथ में हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट है, वो सारा जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा, ठीक है। ऐसे हमारे पास होता है रिलेशन इंस्टेंस, ठीक है। ये इंस्टेंस का मतलब ये होता है, आप इस चीज को समझो, ये ज्यादातर आपको दिखेगी नहीं, पर आप इसको टर्म समझ सकते हो कि क्या होता है। कि लेट सपोज मैंने एक फिल्टर लगाया, हमारे पास 3 अलग अलग डेटा थे, है ना। यहाँ पे आप देखो तो रोल नंबर 1 के लिए ए सी एस था, ऐसे करके। तो लेट सपोज मैंने पूछा कि आप मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड फाइंड करके दो, फाइंड ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। हमने एक लिखा स्टूडेंट टेबल, जिसमें से वेयर एक मैंने यहाँ पे कंडीशन बता दी कि जहाँ पे सबके ब्रांच जो है ना वो सी एस होंगे। तो आप यहाँ पे से कितने निकाल सकते हो, जिसका ब्रांच सी एस है 1 2 2 ही निकले, तो हमारे पास 2 टोटल कॉलम्स आ गए। तो ये जो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने एक कंडीशन लगाई, एक कंडीशन दिया भाई यहाँ पे कि हमारे पास जिसका ब्रांच सी एस होगा उसी को बस निकाल के उसी को फाइंड करके निकालना है, उसी का रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स है ना। एक पर्टिकुलर क्वेरी चलाने के बाद हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड है, तो इस 2 रिकॉर्ड को बोलेंगे हम रिलेशन इंस्टेंस। कि हमने एक पर्टिकुलर क्वेरी चलाई या पर्टिकुलर हमने कंडीशन दिखाया, उसके हिसाब से मेरे पास जितने रिकॉर्ड आए उस पर्टिकुलर टाइम पे, ये हमारा रिलेशन इंस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारे पास, अब इस चीज को हम अगर डेफिनेशन के साथ समझना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एट पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आते हैं, लाइक मैंने एक सेलेक्ट ऑपरेशन चलाया, ठीक है, जिसमें हमने हमारे पास 1000 स्टूडेंट थे, उस 1000 में से मैंने बोला कि जिसका सीजीपीए जो है सीजीपीए ग्रेटर देन 9 होगा, मुझे बस वही चाहिए। तो इसमें से हो सकता है बहुत सारे फिल्टर आउट होगा कि हमारे पास लेट सपोज मेरे पास 650 बचे, तो ये सारी के सारे इस पर्टिकुलर टाइम पे बोलेंगे कि ये इंस्टेंस है हमारा, ठीक है। समझ आ गया? तो इस तरह से ये टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं। और एक और होता है डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी समझो क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर समझे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊपर की डेटा थी, हम इसी डेटा को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग रिकॉर्ड थे, 1 देन ए 2 बी 3 सी, यहाँ पे सी एस आई टी सी एस, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब इस चीज को हम समझते हैं कि इस चीज के ऊपर तो हम हो सकता है कि हमारे पास एक और रिकॉर्ड है जिसमें ये भी हमारा ए है और ये सी एस है, पर रोल नंबर इसका डिफरेंट है। तो इसके इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर से या फिर इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की मदद से हम ये नहीं बता सकते कि ये ए और ये ए जो है वो दोनों अलग अलग है ना। ये दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ ऐसी ऐसी एक हमारे पास डेटा होनी चाहिए जो बताए कि हाँ इसको ये हमारा इससे रिलेट कर रहा है। तो अब समझो यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है। अब ये रोल नंबर से क्या होता है कि ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर ए है इसका रोल नंबर 1 है, इस पर्टिकुलर ए है इसका रोल नंबर 3 है।
तो ये हमारे पास एक यूनिक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों कॉलम्स है, नेम और हमारा ब्रांच, ये किसी ना किसी तरह से फंक्शनली इस रोल नंबर पे जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। ठीक है, किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझो इस चीज को आप कि ये किसी ना किसी तरह से हमारे रोल नंबर पे जो है वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से। अगर हम उसकी डिपेंडेंसी इस चीज को नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन जो ये हमारा रोल नंबर 1 है वो ए ही है, ये दूसरा है, ये दूसरा है ना। तो उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ है, तो ये जो डिपेंडेंसी इसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ और टर्म्स होते हैं, हम आगे चल के और भी चीजें देखने वाले हैं, ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। बस हाँ ये चीज यहाँ पे समझ लो आप कि ये सारे टर्म्स है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो यहाँ पे खास करके ये सब चीजें लिखी होती है। ठीक है, कि रिलेशनल स्कीमा क्या होता है ना। तो ये सब चीजें आप यहाँ से रेफर कर सकते हो, यहाँ समझ सकते हो कि हाँ इसको हम रिलेशनल स्कीमा बोलते हैं। और भी सारी चीजें हैं जो पहले हमारे पास ये फंडामेंटल अगर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जिसमें हम समझेंगे कि हाँ ये यही एक फंक्शनल डिपेंडेंसी क्यों है, कि हाँ ये सच में फंक्शनली एक दूसरे से डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है ना। तो ये सब चीजें अगर एक बार क्लियर हो जाती है फिर जाकर के हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना रिवाइज करो, बाकी समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।